हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम साइंस 2 का हमारा प्रीलिम पेपर डिस्कशन करेंगे एंड वीडियो के एंड होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सोल्यूशन पेपर पीडीएफ अपलोड करूंगा। वो आपको मिल जाएगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स का एग्जैक्टली फॉर्मेट वगैरह देख सकते हो। डिस्कशन में हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने सोचा कि मैं पीडीएफ फाइल ही आपको एक अपलोड कर दूंगा ताकि आपको बड़े आसानी से वो आंसर्स मिल जाए। सो हेलो, हाय रोहित, हाय वैभव, गुड इवनिंग, हाय आदित्य वाघुले, दो आदित्य हमारे साथ आज। हेलो खुशी वाडेकर, हाय वाडेकर, मेरा भी सरनेम वाडेकर है इफ़ यू नो। सो एंड आज ही मैंने ये क्लॉजेस का वीडियो अपलोड किया था जो कि बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि सर क्लॉजेस का टॉपिक बताइए ग्रामर का। सो मैंने काफ़ी डिटेल्ड में एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना रखते हुए सिंपल सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर योर करंट बोर्ड एग्जाम्स उस हिसाब से आपको सारा उसमें प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व हो जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ज़रूर क्लॉजेज का वीडियो देखिएगा, उसमें टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एंड जितना भी और उसमें है डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। हेलो एनिम्स, हाय, हेलो पायल। सो साइंस 2 डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। साइंस 2 ये आपका पेपर था। साइंस 2 बहुत ही सिंपल सा पेपर था, 40 मार्क्स का पेपर था, 2 आवर्स का टाइम आपको यूज़ करना था। फुल पोर्शन टेस्ट था हमारा ये। सबसे पहले एमसीक्यूज थे जो 5 मार्क के थे एंड एज यू कैन सी द पेपर बहुत ही सिंपल था पेपर। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने मेरे साथ जितना भी रिवीजन वगैरह सब कुछ कवर किया है तो ये सब आपको काफ़ी इजी लगा होगा। एंड आई होप आप सबने पेपर सॉल्व किया है। अगर नहीं किया है पेपर आपने सॉल्व तो ज़रूर एज अ प्रैक्टिस बाद में ज़रूर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वो आपको ही काम आने वाला है। एनिम्स बाद में बेटा सॉल्व कर लेना, अभी तो डिस्कशन में आप आ जाइए, जितना हो सके आंसर करिए। हेलो ऋषि, इट्स माय प्लेजर बेटा। हेलो ए बी ऑफिशियल, हेलो अल्फा। युवराज, आंसर्स बेटा मैं जैसे ही ये वीडियो एंड होगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अपलोड करूंगा। ये जो वीडियो है ना उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा उसमें देखो मैंने एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है। सो उसमें मैं लिंक अपलोड कर दूंगा जैसे ही ये हमारा लाइव सेशन खत्म होता है। ओके, तो याद रखिएगा। हेलो अजय। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। काफ़ी 10 लोग तो आ चुके हैं। चलो, पहला क्वेश्चन था आपका, मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। वेरी सिंपल, मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। फ्लावर के रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहां पे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का। ए भी मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं रहा है। क्वेश्चन बैंक आप काम का स्टूडेंट के लिए मतलब समझा नहीं मुझे। क्वेश्चन बैंक आप मांग रहे हो कि आप क्या पूछ रहे हो? थोड़ा सा ठीक से सेंटेंस फ्रेम करिए। यस, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। एनिम्स ने आंसर देना चालू कर दिया। देखो पेपर सॉल्व नहीं किया फिर भी आंसर फटाफट दे रहे हैं ये। आप लोग भी आंसर देना चालू करें। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उसकी बात कर रहे हो आप? क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वर्षा जी ने एक लिंक के थ्रू सेट मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक दिया था, उसकी बात कर रहे हो आप? यस, वेरी गुड, बहुत लोग ने इस बीच आंसर दे दिया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉलन ग्रेन्स इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। हेलो प्रतीक, करेक्ट आंसर है आपका।
क्वेश्चन बैंक मैं भी उसका प्लान कर रहा हूँ ऋषि, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। मैंने भी थोड़े मैंने खाली अभी तक मैथ्स का ही क्वेश्चन बैंक देखा है। सो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं और मैक्सिमम बच्चों को उससे फ़ायदा हो सके। तो मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, तब तक ये हमारा प्रीलिम का सारा ख़त्म हो जाएगा जो हमारा चल रहा है फ़िलहाल यहाँ पे चैनल पे। एंड ज़रूर उससे रिलेटेड हम कुछ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है तो उसको हम इम्पोर्टेंट समझेंगे और उसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है उस चीज़ का। हेलो रोहित, हेलो हेलो विनायक। रिड्यूस पार्ट में से भी क्वेश्चन है क्या उसके अंदर? मैंने एक्चुअली नहीं देखा है अभी तक क्वेश्चन बैंक सारे, बट आई विल गेट टू इट। मैंने अभी तक खाली मैथ्स का ही देखा है। क्लासेस के थ्रू मुझे मैथ्स का ही खाली अभी तक इजीली अवेलेबल हो गया था। बाकी मैंने साइट अभी तक चेक नहीं की है, मैं आज देखूंगा एंड देखते हैं क्या है। ओके, सो लेट्स सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करिए फटाफट हमारा। विच एनिमल डज नॉट पोजेस द रीजनरेटिव कैरेक्टर्स? तो डज नॉट पोजेस है यानी रीजनरेटिव आपको पता है, यानी अपना पूरा बॉडी पार्ट वो वापस से ग्रो कर सकता है। तो वैसा कौन सा एनिमल है इस ऑप्शन में से जो रीजनरेटिव कैरेक्टर्स नहीं रखता है? हेलो गायत्री, गुड इवनिंग। हेलो प्रतीक, थैंक यू सो मच सारे वीडियोस देखने के लिए। आई होप आपको हेल्प हुई है। वेरी गुड, थैंक यू। प्रथम बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट ने दिए हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। अलग से तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट देना समझता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो मानना है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड गिवन द जो अभी कंडीशंस है कोविड, कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते गवर्नमेंट कैसा पेपर सेट कर सकती है। ट्रेडिशनल मेथड से अलग ही सेट करेगी, कुछ ईजी ही रखेगी। सो नो आइडिया बेटा। सो मैं कुछ ऐसा आपको बोलना नहीं चाहता हूँ कि बेटा यही पढ़ो यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता हूँ। ओके, चलिए आंसर करिए सेकंड वाला। वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर दे दिया। डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लीच। बाकी सभी लोग रीजनरेट कर पाते हैं। सबसे सिंपल आपको लिजार्ड का पता होगा, उसका लिजार्ड जब पैनिक मोड में होती है, उसको लगता है वो खतरे में है, वो अपना टेल कट करके छोड़ देती है और बाद में उसका टेल फिर से ग्रो हो जाता है। सो रीजनरेटिव कैरेक्टर सभी में है, प्लानेरिया, सिकॉन, वॉल लिजार्ड, लेकिन लीच के अंदर नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन? वाइज मैन का पहला एग्जाम्पल किसे मानते हैं हम लोग? ये मैंने भी एमसीक्यूज के टाइम से पूछा था शायद से, ये मुझे याद आ रहा है। वाइज मैन का एग्जाम्पल किसे हम मानते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड गायत्री, प्रतीक, एनिम्स, वेरी गुड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नियंद्रथल मैन को हम पहला एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन मानते हैं। हेलो गौरव, करेक्ट आंसर है आपका भी। ऋषि बेटा सी ऑप्शन आंसर है, याद रखो। साक्षी सी आंसर है बेटा। ओके, याद रखिए। होमोसेपियंस अभी हम हैं, वी आर नाउ होमोसेपियंस, हम लोग है वाइज। ओके, बट हम लोग यहाँ पे पूछ रहे फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले किसको हम मानते हैं, ऐसा है वो। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ डैश। एकदम इजी आंसर, एकदम सिंपल सा, आप गेस कर सकते हो ऑप्शंस में से। साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ डैश। हेलो कीर्तना, हेलो रितेश एक्सपर्ट क्लास की जय। थैंक यू रितेश। यस पायल, देवांग एंड देवांग ने डी बोल दिया, लेकिन बी होगा बेटा, बी। साइटोप्लाज्म इज द आंसर, बी ऑप्शन बी इज द आंसर, दैट इज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द मेंटल हेल्थ इज और आर। वेरी इजी, ये भी मैंने शायद से एमसीक्यूज में कवर किया था, तो आई होप आपको ये आता है। वेरी इजी, क्या वो चीजें हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर आ सकता है? सेवन चैप्टर आपको पूछा था, बोर्ड्स में तो नहीं पूछेंगे बेटा, बोर्ड्स ने तो कैंसिल किया, तो बोर्ड्स में तो नहीं पूछेंगे।
आपके स्कूल वाइज उन्होंने शायद टीचर ने पूछ लिया होगा, पता नहीं। स्कूल में सिखाया था आपको अजय मेंजुरेशन? यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सारे ही जितने भी फैक्टर्स है, मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन किसी भी तरह का, एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सारी ही चीजें से आपको जो है मेंटल हेल्थ आपका अफेक्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव इज द आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको रिलेशन, को रिलेशन ढूंढना है। स्पॉन्जिला का रिलेशन पॉरीफेरा, तो उस हिसाब से स्टार फिश का क्या? तो देखो ये किंगडम बेसिकली आपको पूछ रहे हैं, फाइलम पूछ रहे हैं। स्पॉन्जिला का पॉरीफेरा है, स्टारफिश का क्या है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलिए लेट्स सी कौन ही आंसर करता है। आई होप आप सबने ये सॉल्व किया था आंसर। हेलो सेबेस्टियन आई गेस मैं आपका सर नेम सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। गौरव, साक्षी, वेरी गुड, सही आंसर दिया है सभी ने। एक्टिनोडर्माटा, इसका कोड याद है सबको पूरा? PPCP 3 AM अर्थ आर। आई होप सबको याद है, सबने वीडियो देखा है। हेलो देवांगी, हेलो सैयद, हेलो महेश। सो यस, स्टारफिश का आता है एक्टिनोडर्माटा एंड वेरी सिंपल। फाइंड द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू रेडिएशन ऑफ सेल फोन्स लीड्स टू ऑल बट डैश। तो आपको अब बताना है कि कौन सी वो चीज है ऑप्शंस में से जो रेडिएशन से प्रॉब्लम नहीं होती है वो। तो वेरी इजी। विनायक, अगर आपको वो चैप्टर में जरा भी कोई डाउट होगा तो जरूर वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा सा वीडियो था। लेट्स सी। साक्षी जी ने एंड उसके पहले गायत्री ने सही आंसर दिया हुआ है। हाँ, अजय स्कूल में पढ़ाया था इसलिए टीचर ने पूछा होगा। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा था अच्छे से। मेंजुरेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। मैंने वीडियो बना के रखा है फॉर्मूलाज को कैसे सिंपल तरीके से याद करना है, बहुत पुराना वीडियो है। मेंजुरेशन का फॉर्मूलाज का ट्रिक्स कैसे याद रखना है वो वीडियो देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी सम सॉल्व करना तो बहुत आसान है, एक बार अगर फॉर्मूला आ गया तो। यस, गुड विजन इज द करेक्ट आंसर बेटा। एनिम्स आपका ये थोड़ा रॉन्ग है, बी ऑप्शन नहीं है। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी, तो यहां पे आपको समझना है कि गुड विजन प्रॉब्लम नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। बाकी सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो फिर उसको रिप्लाई। यस, देखो आपने भी वही बोला, राइट? क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं पढ़ा ना, तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पूरा पढ़ो। हम बहुत कंक्लूजन पे जंप कर लेते सीधा, आधा आधा क्वेश्चन पढ़ते और फिर सीधा ये कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगली बार। नेक्स्ट है आपका मैच द पेयर्स करने थे आपको, बहुत ही सिंपल था अगेन मैच द पेयर्स। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या आएगा सही आंसर? फर्स्ट वाले का IARI का सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड सेबेस्टियन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का वीडियो मैंने मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली यार, नहीं है शायद से, एक बार सर्च कर लेना बेटा प्लीज विनायक, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैथ्स वीडियोस मैंने कब के बनाने छोड़ दिए ना, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कंस्ट्रक्शन किया था कि नहीं किया था। एक बार खाली प्लेलिस्ट ये इसमें आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट, तो कंस्ट्रक्शन करके एक बार सर्च कर लेना ना चैनल पे प्लीज। यस, वेरी गुड, रिसर्च ऑन क्रॉप्स इज द करेक्ट आंसर। रिसर्च ऑन क्रॉप्स इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। सेकेंड वाला क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये क्या करेगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड स्टडी कर रही है। ऑप्शन ए, वेरी गुड, बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड, बायोटेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। मैथ्स का एक्चुअली कैसा हुआ था ना, स्टार्टिंग में मैथ्स चल रहा था प्रणोति, और वो मैक्सिमम चैप्टर जितने आपके आने वाले थे वो खत्म हो चुके थे, और जैसे ही मैंने एक बार गलती से हिस्ट्री ज्योग्राफी चालू कर दिया तो बच्चे फिर सारे सर ये भी कराओ करके मैथ्स पीछे ही फिर मैंने छोड़ दिया। दूसरे सब्जेक्ट सारे मैंने कवर कर लिए पूरे।
तो मैथ्स के एक्चुअली जितने टॉपिक्स आपके इस बार के लिए आने वाले उतने मैंने चैप्टर कवर कर लिए थे, तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है फिर कि मैंने कंस्ट्रक्शन उसमें किया था कि नहीं किया था। फेवरेट सब्जेक्ट पीछे नहीं, पीछे कभी नहीं छोड़ा उसको, है अभी भी साथ में। चलिए नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, बहुत ही सिंपल सा ट्रू और फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। यहां पे आपको खाली मेंशन करना है ट्रू है या फॉल्स है। विवेक, तुम कितना छुट्टी ले लेते हो और फिर आई एम बैक करते हो। वेरी गुड, फॉल्स आंसर है, बहुत ही सिंपल सा फॉल्स आंसर है। क्या कोई बता सकते हो उसको बोलते क्या है सिंथेसिस को? एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था? क्या बात है एनिम्स, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। आपका प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन, स्किन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर, आपके स्किन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? कम ऑन फास्ट। ये इसमें से एक प्रोटीन जो है वो आपके हेयर एंड नेल्स में, नेल्स को भी बढ़ाता है। वेरी गुड, कैरेटाइन एंड मेलेनाइन। कैरेटीन कहीं कैरेटीन, एक्चुअली कैरेटिन एंड मेलेनिन, ये दोनों आपको नाम लिखने हैं, कैरेटिन प्रोटीन एंड मेलेनिन प्रोटीन। एंड बहुत सिंपल है, नाम याद रखना इसके। बहुत ही इजी थे। इसके बाद साइंटिफिक रीजंस आपको एनी टू करने थे, 3 क्वेश्चंस थे। सबसे पहला था रेप्टाइल्स आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये खाली अभी, और इसके पॉइंट वाइज कैसे आंसर पूरा लिखना है, वो पूरा आंसर का पीडीएफ जो है वो मैं अभी अपलोड करूंगा जैसे ही ये वीडियो हमारा एंड होता है। तो प्लीज उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा और पागल की तरह ढूंढिएगा मत कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये जो वीडियो अभी चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में जरा जाके देखिएगा कि मैं वहां पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है आंसर पीडीएफ लिंक करके, वहां पर मैं लिंक अपलोड करूंगा पीडीएफ का। ओके, आई होप सबको क्लियर है। हेलो राज, सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, रेप्टाइल्स सबसे पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ऐसा इनका कहना है। इसका मीनिंग क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम रेप्टाइल्स को मानते हैं। तो आपको पूरा लिंक बताना है इवोल्यूशन का कि फर्स्ट थिंग नॉन कॉर्डेट्स से नॉन कॉर्डेट्स इवॉल्व कैसे होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स एंड फिर इनटू कॉर्डेट्स। तो ये पूरा आपको लिंक पहले बताना है कि हेमिकॉर्डेट्स एंड देन कॉर्डेट्स। उसके बाद कॉर्डेट्स के अंदर आपको बताना है कि पीसेस यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश पूरा जो क्लास है हमारा, पीसेस वो पूरा आता है जो पूरा एक्वेटिक था, वाटर बेस्ड ही था। उसके बाद वाटर एंड लैंड, तो वाटर एंड लैंड वाला कौन था? एम्फीबियंस थे जो दोनों वाटर एंड लैंड दोनों में सर्वाइव करते थे, जिसमें आपको ये सारी बात बतानी है कि इवोल्यूशन उसके अंदर दिखाई दिया एम्फीबियंस के अंदर कि लंग्स और स्किन दोनों से वो रेस्पिरेशन कर सकते थे, और ये मॉडिफिकेशन दिखाई देने लग गया बाद में इवोल्यूशन में रेप्टाइल्स के अंदर। तो ये इस तरह से आपको पूरा लिंक बताना है। और रेप्टाइल्स पूरी तरह से जो थे वो लैंड पे ही रहते थे, इसीलिए उसे हम ट्रू फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ओके, सो वेरी गुड एनिम्स, वेरी गुड। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। यस विनायक, मैं आप लोग 11th के भी वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 11th में भी हम साथ में ही रहेंगे। आई होप आप लोग ये चैनल को ना छोड़ें। 11th 12th पूरा साथ, अब जब तक आपका 12th क्लियर नहीं होता साथ में हम लोग अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए, ठीक है। उसमें भी मैक्सिमम जितने सारे सब्जेक्ट मुझे आते हैं वैसे तो सारे सब्जेक्ट मैक्सिमम कवर करेंगे हम लोग उसमें भी। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको।
सेकेंड है जनरेटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हम लोग साइंस 1 से पढ़ते आ रहे हैं, एक तरह से साइंस 1 का क्वेश्चन हो गया ये पूरा हमारा। लेकिन यहाँ पे भी हमारे चैप्टर में था, जब हमने देखा था, मेरे ख्याल से एनर्जी वाला चैप्टर था, 5th वाला शायद से, 5th या 6th, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी था शायद से, उसमें ये उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। तो पहले आपको बताना है कि जनरेटर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, कंडक्ट करता है, इंड्यूस करंट का उसका जो पूरा प्रिंसिपल है वो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है कंडक्टर के बीच में, और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। कंडक्टर स्टेशनरी हो, मैग्नेट को रोटेट करो तो भी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, एंड मैग्नेट स्टेशनरी हो, कंडक्टर को रोटेट करो तो भी आपका इलेक्ट्रिक पावर इंड्यूस होगा। ओके, सो ये चीज आपको लिखनी है पॉइंटर वाइज। बहुत ही प्यारा सा आंसर है, मैं पीडीएफ में आपको अभी अपलोड करूंगा तो आपको बड़ा इजीली पॉइंट वाइज वो समझ में आ जाएगा। बाकी काफी सिंपल सा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution। तो ये बात तो हम जानते ही है, ये बात तो हम जानते हैं कि आज जो बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, इतनी अलग अलग डाइवर्सिटी जो देख रहे हैं, वो पूरा एक सिंगल सेल से शुरुआत हुई थी। तो आपको पहले मेंशन करना है पूरा इवोल्यूशन वाला, इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन मेंशन करना है प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर, अलग अलग स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे नेचुरल रिप्रोडक्शन होते हुए, जोग्राफिकल कंडीशंस, हैबिटेंट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, अलग अलग पीरियड, न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म हुए, वेरिएशंस कैसे आया, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आया, ये सारा बात करते हुए आपको लिखना है ये आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये भी अगेन। फिर आपको था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बताना था कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो फ्रूट प्रोसेसिंग का जो है वो हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फ्रूट्स सबसे पहले तो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं। पेरिशेबल यानी कि जो आसानी से खराब हो जाए, जल्दी खराब हो जाते हैं ना फ्रूट्स। सो पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस है, उसको हम पूरे साल यूज करना चाहते हैं, उसको हम पूरे साल उसको खाना चाहते हैं, उसका मजा उठाना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसे फ्रूट प्रोसेसिंग करके किसी ना किसी तरह से हम उसे यूज करते हैं। जैसे अचार बना लिया हमने, जूस बना लिया हमने, राइट, अलग अलग सिरप जूस जो आप देखते हो, जैम आप देखते हो, चॉकलेट्स देखते हो, जेलीज देखते हो, ये सारा क्या है, मुरब्बा हो गया, राइट। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग हमारा चलता है और हम साल भर खा पाते हैं। यस 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे ये वीक। मैं होप कर रहा हूं ये वीक एंड तक हमारे 5000 हो जाएंगे। थैंक यू सो मच उसके लिए अगेन सभी को। सो थैंक यू मोटिवेशन कॉर्नर एंड एनिम्स, वेरी गुड, आंसर करते जा रहे हो आप बीच बीच में पूरा एक्सप्लेन वाला, वेरी गुड बेटा। यस विवेक, फैराडेज लॉ, यस नेचुरल सिलेक्शन वगैरह वो पूरा बात करना है। काफी अच्छे से पूरा ये आंसर है, मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आपको मैं खाली क्वेश्चन समझाते जा रहा हूं ताकि आप आंसर क्वेश्चन समझाते जा रहा हूं ताकि आप वो पढ़े तो आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो आपको देखो पॉइंट वाइज कैसे उन्होंने दिया है, तो वैसे ही आपको पॉइंटर लिख देने हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन से क्या हुआ बेनिफिट्स। हमें स्टडी कन्वीनियंट हो गया एनिमल्स के बारे में, फ्यू एनिमल्स को हम ग्रुप करके हम लोग पूरा एंटायर ग्रुप का स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं। हम लोग एनिमल इवोल्यूशन के बारे में हमें आइडिया क्लियर हो गया, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बहुत ही एक्यूरेटली कि कौन सा एनिमल किधर बिलोंग करता है, कौन से जियोग्राफिकल कंडीशन में बिलोंग करता है या उसकी क्या फीचर्स होगी। तो ये सारे आप अलग अलग क्या कहते हैं पॉइंटर्स आप बता सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स आप बता सकते हो। हेलो दीपांकर, हेलो विवेक, वेरी गुड गायत्री एंड साक्षी, काफी आपने पॉइंट्स लिखे, वेरी गुड बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको डिस्टिंग्विश करना था, बहुत ही सिंपल सा डिस्टिंग्विश था, पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल एंड ऑन नेचुरल गैस। तो दोनों का आपको बताना है। पहले तो कोल वाला क्या होगा, एनर्जी जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कोल, जबकि पावर प्लांट बाय नेचुरल गैस क्या होगा, एनर्जी जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। फिर आपको बताना है
कोल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन, जबकि हम नेचुरल गैस का कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी टू रोटेट द टर्बाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबशन ऑफ द फ्यूल, वो जो जलता है उससे हम लोग वो करते हैं, राइट। फिर हम लोग कोल के अंदर हमने कूलिंग टावर देखना है, कूलिंग टावर होता है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, नेचुरल गैस वाले में मौजूद नहीं है, तो आपको वो लिखना है, पावर प्लांट हैज अ कूलिंग टावर फॉर वाटर कंडेंसेशन, जबकि पावर प्लांट हैज नो कूलिंग टावर इन द नेचुरल गैस। फिर कोल हैज अ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टिंग्विश में, कोल हैज अ लो एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी जनरेशन, जबकि नेचुरल गैस हैज अ हाई एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी जनरेशन। दूसरा, कोल कंटेन्स सल्फर इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो ये पॉइंटर्स आपको बड़े आसानी से 5 पॉइंटर्स लिख देने हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स थे आपके, कार्बन डेटिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है कार्बन डेटिंग का, एंड मैंने ये बहुत बार अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कार्बन डेटिंग क्या है, जिसमें आप कार्बन की आइसोटोप से पता लगाते हो कोई चीज, फॉसिल्स वगैरह कितने पुराने हैं, फॉसिल्स वगैरह कितने पुराने हैं। तो स्पेशली हम लोग C14 इस्तेमाल करते हैं, C14 इस्तेमाल करते हैं, और वो हम लोग उसके मेथड से हम लोग पता लगाते हैं कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड बॉडीज, या जो भी आर्टिकल हमें मिला है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, उसका हम लोग डेट पता लगा पाते हैं, इसीलिए उसका नाम है कार्बन डेटिंग, इसलिए उसका नाम है कार्बन डेटिंग। ओके, वेरी गुड ओम, आप भी आंसर देते जा रहे हो, वेरी गुड। बेटा अभी पेपर और हम डिस्कस बाकी है, बीच में गैप हो गया था थोड़ा वैभव, और हिंदी पेपर भी कर लेंगे थोड़ा सा डिस्कस, मराठी खाली मैं नहीं करूंगा एक डिस्कस, और बाकी तो सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे ही। ओके, बीच में 1-2 दिन गैप हो गया था खाली। सो ये आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिव होता है, डीके प्रोसेस, तो ये हमने एक्चुअली सब किया हुआ है, आंसर आपको मिल ही जाएगा अभी। 5th वाला था माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, तो माइक्रोबियल एंजाइम्स के नाम अलग अलग आपको लिखने हैं, तो काफ़ी नाम हैं आपको लिखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, मोनोबैक्टम, टेट्रासिलिन, तो ये सारे आपको नाम अलग अलग लिखने हैं, खाली माइक्रोबियल एंजाइम्स के नाम लिखने हैं। फिर था आपको फ्लो चार्ट दिया था, उसको करेक्ट करना था, तो ये फ्लो चार्ट भी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत बार आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर चुका हूँ, और बहुत अच्छे से हमने इसका पढ़ा था। सो आई होप आप सभी ने फ्लो चार्ट ये अच्छे से करेक्ट किया हुआ है। फैटी एसिड्स का पोजीशन भी गलत था, फिर वहाँ प्रोटीन होना चाहिए था, फिर क्रेब्स साइकिल का पोजीशन पे एमिनो एसिड्स होना चाहिए था, फिर फर्स्ट वाले जगह पे जहाँ पे CO2 एनर्जी लिखा है वहाँ पे लिपिड्स होना चाहिए था। सो पूरा ही मतलब जो है शफल कर दिया है इन्होंने, आपको वो अच्छी तरह से लिखना था। लास्ट अमीनो एसिड्स लास्ट में उन्होंने लिखा है, वो वहां पे नहीं आएगा, वहां पे एनर्जी और CO2 आएगा। सो ये पूरा आपको पता ही है, क्रेब्स साइकिल और प्यूरुविक एसिड्स एंड एसिटल CoA। सो ये करेक्ट, आई होप आपने फ्लो चार्ट को किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन था, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल इफ यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरियस पेस्ट। तो ये हम जानते ही, आपको बस अलग अलग रीजन देना है इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो बताना है कि केमिकल्स आर पॉइजनस, ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे वाटर फूड के हेल्प से, तो हमें बहुत ही एडवर्स अफेक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है ये, एंड फार्मर्स को भी डेली उससे डील करना है, तो फार्मर्स को भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सॉइल फर्टिलिटी पे अफेक्ट होता है। हमें इस चीज़ को रोकने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। फिर हमें बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो रेमेडिएशन, जो हमने पूरा टॉपिक ही पढ़ा था, जिसके वजह से एनवायरमेंटल को प्रॉब्लम नहीं होती है, उल्टा जितना भी आपका यील्ड है, जो भी आपके क्रॉप्स है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। फिर आपको अगर याद होगा GMC,
जीएमसी दैट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसको उसके बारे में आपको लिखना है कि वो कैसे हम लोग हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंस वाला हम लोग बनाते हैं. सो वेरी गुड. एनिम्स एंड गायत्री तो एकदम फुल फॉर्म में एकदम सब लिखे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग लिख रहे हो आंसर्स. उसके बाद आपको कंप्लीट द पैराग्राफ करना था, बहुत ही सिंपल सा था ये. आपको ऑप्शन में पूरे अलग अलग पॉइंटर्स दे दिए थे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसा पूरा कंप्लीट करना था. तो ये तो बहुत सिंपल सा था. डैश वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज, तो क्या ये आप हम डिस्कस कर सकते हैं अभी. चलिए, डैश डैश फेज डैश वर्क जो है, आपको ट्रांजिशनल फेज का ये जो पूरा पैराग्राफ दिख रहा है, क्या आप फर्स्ट फिलअप बता सकते हो. आपने अगर लिखा रहेगा तो आपको इजीली ये आप फटाफट आंसर दे सकते हो इसका. ट्रांजिशनल फेज का डैश वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज. चलिए, वेरी गुड. रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज. ओम जी ने फटाक से आंसर दे दिया. रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड, फर्स्ट आपका वो आएगा. सेकंड फिलअप आपको दिख रहा है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द डैश इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज. रिहैबिलिटेशन ऑफ द डैश इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज. रिहैबिलिटेशन ऑफ डैश इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज. ट्रांजिशनल फेज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किनको रिहैबिलिटेशन कराना है. वेरी गुड जानवी. वेरी गुड गायत्री. विक्टिम्स इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड आपका फिलअप इसमें विक्टिम्स आएगा. थर्ड है इट हेल्प्स टू सूद द डैश एट द अर्लीस्ट इफ द विक्टिम्स आर ऑफर्ड विथ परमानेंट मीन ऑफ अर्निंग लिवलीहुड एंड दिस इज ट्रू रिहैबिलिटेशन. तो अगर जो भी विक्टिम्स है उनको अगर हमने जल्दी से कामकाज वगैरह उनका नॉर्मल लाइफ पे वापस लेके आ गए तो उनका क्या सही हो जाएगा, कि किस चीज़ का कमी हो जाएगी, इसके बेस पे पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा है. वेरी गुड गायत्री. मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन फेज का. दिस इज हाईली डैश फेज. ऑप्शंस देखने हैं आप लोगों को. अच्छा, एक्चुअली वो पेज डिवाइड हो गया ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. Yes, very good. Complicated. This is highly complicated phase. Highly complicated phase. I hope अभी ऑप्शंस दिख रहे हैं. Highly complicated phase. उसके बाद उसमें है दिस फेज बिगिंस इन डैश फेज. ये फेज कभी चालू हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन फेज कहां पे कभी चालू हो जाता है. दिस फेज बिगिंस इन डैश. वेरी इजी. ये सारे हमने ना एमसीक्यूज में किए थे अगर आपको याद होगा तो. यस, ट्रांजिशनल फेज में ही रिहैबिलिटेशन का वर्क चालू हो जाता है. एंड लास्ट वाला था फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर रीस्टार्टेड, हावेवर इट टेक्स डैश फॉर रिकंस्ट्रक्शन. हावेवर इट टेक्स डैश फॉर रिकंस्ट्रक्शन. हावेवर इट टेक्स डैश फॉर रिकंस्ट्रक्शन. वेरी इजी, वेरी सिंपल. रिकंस्ट्रक्शन को फिर क्या हो जाता है, टेक्स लॉन्गर टाइम, राइट. वेरी गुड, टेक्स लॉन्ग टाइम. दैट वाज द लास्ट ऑफ इट.
सो आई होप आपने ये देखो, बहुत सिंपल पैटर्न है इस बार का सब पेपर, ये ऐसे सब पेपर पैटर्न आपको है, ये सब बहुत ही स्कोरिंग चीज़ है। सो आई होप सबने किया। फिर बहुत प्यारा सा डायग्राम था, फिगर था, एंड आपको बस उसके बेस क्वेश्चन आंसर्स करने थे। बहुत ही प्यारा सा फिगर था, और मैंने आपको ये बोला था कि आपको ये सारा चीज़ याद हो जाना चाहिए जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपने ये भी इजीली, आपको ये बेसिकली फिगर देख के ही सब बताना है। सो पहला क्वेश्चन था व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर शो। तो ये दिखा क्या रहा है, व्हाट इज दिस अबाउट, ये क्या बता रहा है? बायोफ्यूल दिख रहा है, वो वापस से CO2 वापस जा रहा है, सोलर एनर्जी, CO2 हार्वेस्टिंग, बायोमास दिख रहा है, फिर वहाँ से हार्वेस्टिंग से, थ्रेशिंग से, सेल्यूलोज से, शुगर से, फिर से वापस से बायोफ्यूल। तो ये क्या क्या था, ये किस चीज़ का पूरा यहाँ पे बात हो रहा है? वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। प्रीलिम्स में भी पूछा था, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना ये अच्छे से। वेरी गुड। इट इज शोइंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन है इसका, बायोफ्यूल प्रोडक्शन। जानवी बेटा पूरा लिखना है आपको ऐसे, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ऐसे लिखना है पूरा ये आपको। सेकेंड क्वेश्चन था इज द यूज ऑफ बायोफ्यूल कन्वेंशनल। तो क्या ये कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है, ये बताना है आपको। वेरी सिंपल, कम ऑन। कल साइंस 2 है आपका एनिम्स, तो चलो अच्छा, आपका आज रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट बेटा। वेरी गुड ओम। नॉन कन्वेंशनल में आएगा ये। सो नो आपको कैसे लिखना है, नो द यूज ऑफ बायोफ्यूल इज नॉट कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल नहीं है ये, ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर यूटिलाइज्ड। जो एयर के अंदर का आपको दिख रहा है ये, वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है? एकदम सिंपल। आयुष बेटा नहीं होंगे बोर्ड कैंसिल, याद रखो, कैंसिल नहीं करेंगे। वर्षा जी जो है हमारे एजुकेशनल, हमारे मिनिस्टर, वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इस चीज़ पे लगी है कि कैसे भी करके एग्ज़ाम तो तुमको देना ही है, इसलिए उन्होंने इतना सब वो कर रहे हैं कि प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक वगैरह। कैंसल तो नहीं होंगे बेटा, सिंपल होंगे, कैंसल नहीं होंगे, इजी होगा, कैंसल नहीं होगा, याद रखो ये। तो वेरी सिंपल, कार्बन, हाँ फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड, क्या बात है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप ऐसे एरो ही देख सकते हो, ये वापस से CO2 कौन यूज कर रहा है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट विल यू डू इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन इंटरनेट, मोबाइल गेम्स, फोन एटसेट्रा एंड व्हाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आ सकता है क्योंकि आजकल की जनरेशन हम काफ़ी ही हुक्ड अप है टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग, मोबाइल गेमिंग एंड ऑल दैट, विच इज़ ओके, बट अगेन उसके ऊपर अननेसेसरी और ओवर, कोई भी चीज़ का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन के हिसाब से कोई भी चीज़ हो तो सही लगती है, हर चीज़ का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप गेम मत खेलिए या फ़ोन यूज़ मत करिए, मैं बस आपको यही सलाह दूंगा कि आप आपका इतना दिमाग है, आपको इतनी समझ है कि आपको कितना टाइम किसके पीछे डालना है, ओके। सो इसके पीछे आपको ये आंसर लिखना था कि कैसे कितना टाइम लोग इसके पीछे है और क्या क्या गलती हो सकती है। अब कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के पीछे आप अपना टाइम दे रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तो अगर समझो आप उसके पीछे आप अपना ओवर टाइम दे रहे हो, कोई प्रोडक्टिव, इसलिए मैंने वर्ड क्या बोला, प्रोडक्टिव एक्टिविटी।
अगर आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे अपना टाइम एक्सेस दे रहे हो तो दैट इज अ गुड थिंग, है ना। तो कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, डांस हो गया, जो आपको बेटर करेगा उस चीज पे आप अपना ओवर टाइम करोगे तो वो आपको बेटरमेंट की तरफ ही लेके जाएगा। आपकी हॉबीज को कल्टीवेट आप जितना बेटर करोगे वो आपको अच्छा ही होगा। तो ये प्रोडक्टिव चीज समझना बहुत जरूरी है। गेमिंग एक टाइम तक लिमिटेशन के हिसाब से अच्छा है, बाकी वो एडिक्शन के हिसाब से अच्छा नहीं है। ओके, बाकी चीज तो फोन और इंटरनेट, देखो आजकल इंटरनेट इतनी पावरफुल चीज है, हमको जो क्वेश्चन चाहिए हम सीधा गूगल में बोल दे, आपको जो है वो मिल सकता है। तो मैं तो समझता हूँ ये आदत होनी चाहिए सबको कि तुरंत ही कुछ नहीं आता है, कहीं पे कुछ लगा कि अरे ये है क्या, ये मीनिंग क्या है, ये क्या होता है, इसका ये वर्ड क्या होता है, कहीं कुछ भी हो तो आपके हाथ में तुरंत वो आदत होनी चाहिए, तुरंत मोबाइल लेके उसका तुरंत इस्तेमाल करना सीखे। तो मैं तो समझता हूँ इंटरनेट तो बहुत अच्छी चीज़ है और फोन भी अच्छा चीज़ है, लेकिन आपको उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने आना चाहिए। आप उसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर वो आपको ही हार्म होने वाला है, वो आपका ही बर्बादी लाइन पे आप जा रहे हो। ओके, तो इसके ऊपर मुझे वैसा आपको कुछ वैसा बोलना नहीं, आप सभी जानते हो सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। ओके, सो ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा था, मैंने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपने वो देखा है वीडियो। राइटिंग वगैरह करना पसंद है तो मैंने उसकी भी बात की थी, वेरी गुड। राइटिंग, डायरी वगैरह, मैं भी स्कूल टाइम पे डायरी लिखता था, 10th तक मैंने काफ़ी डायरी वगैरह लिखी थी। एंड थैंक यू सो मच सोशल ट्रूथ, बिग फैन, थैंक यू। यस, फ्रेंड्स फैमिली से बातचीत करना भी अच्छा होता है। कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बातें कर सको, जिससे आप शेयर कर सको, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सको। एंड अगेन हमेशा जैसे मैंने कहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कोई खास नहीं है आपका दोस्त या ऐसा, आप कभी भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें शेयर कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी आप सभी के पास है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ में हेल्प करूँगा, ज़रूर उस चीज़ में गाइड करूँगा हमेशा। यस, हर चीज़ का स्केड्यूल होना चाहिए, वेरी गुड बेटा। एनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने कहा था द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। तो ये लाइन हमने पढ़ी थी और उसको एक्सप्लेन करना है, तो बहुत सिंपल है। देखो ये मैंने तभी भी एक्सप्लेन किया था कि नीड और ग्रीड, नीड यानी जितना जो हमको नीड है, किसी भी चीज का हमारा नीड है, खाना पीना, ये हमारा नीड्स है सारे, तो वो नीड्स पूरी करने के लिए अर्थ पे सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन जो लालच है कि मुझे ये एक नहीं, दो नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तो ये जो ग्रीड है उसके वजह से सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है लोगों का। तो ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत प्यारा सा आंसर इसका बन सकता है। आपको अलग अलग चीज़ें बतानी है कि कैसे लोग ओवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एनवायरनमेंट का, क्योंकि उसका देखो कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे अगर कोई प्लास्टिक वाली चीज़ है या कोई चीज़ है, उसका अगर डिमांड बढ़ रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, ये आया था बीच में काफ़ी, क्या कहते थे उसको, मैं भूल गया उसका नाम, फ्रिज, ये था एक टॉय था जो वो हैंड में आप रोटेट करते थे, बच्चे लोग में बहुत फेमस हो गया था। एनीवन कैन रिमेंबर द नेम? फ्रिस्बी ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल गया। वो हाथ में ऐसे ही खाली घुमाने के लिए वो यूज होता था, उसका इतना डिमांड अचानक से बढ़ गया, तो जरा सोचो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें लग रही थी, तो उस हिसाब से हमने वो प्लास्टिक है या जो भी चीज है उसका हमने ओवर वहां पे हमने यूज कर लिया। तो अब वो जो भी कंपनी है उसको बनाने के लिए उसका यूज बढ़ गया, राइट। तो अननेसेसरी चीजें जो है लोगों को डिमांड करने की आदत होती है, एक्सेस ग्रीड लोगों का डिमांड करने का आदत होता है। तो ये सारी चीज अपने को पता होना चाहिए कि सिंप्लिसिटी में ही लाइफ सही है, जितना हमको रिक्वायर्ड है, जितना हमारी नीड है उतना ही हम यूज करें। नहीं बेटा टॉप नहीं, वो हाथ में वो घुमा, लाइक वो 3 सर्कुलर शेप का ये था, एंड वो हाथ में ऐसे घुमाते थे बच्चे, मैं नाम भूल गया यार, ऐसा लाइक इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, स्पिनर, हाँ स्पिनर जैसा ही कुछ था वो, राइट, बट उसका कुछ ऐसा कुछ तो अच्छा सा नाम था, लेकिन सो वही बेसिकली आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे ही मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ गया, बट स्पिनर वैसा ही कुछ था वो। तो कहने की बात कि अननेसेसरी चीज़ें और ग्रीड जो है
वो लोगों की सेटिस्फाई होने के लिए कंपनीज जो है, जो जो भी मैन्युफैक्चर करती है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन करती है ऑफ द रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ओके, एंड आई होप आप लोग अपनी नीड्स के हिसाब से ही लाइफ में काम करोगे। सो यहाँ पे आपको वो सब बात करनी है, कंजर्वेशन वगैरह बात करनी है कि कितना ज़रूरी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, ये सब बात करनी है। सेवेंथ क्वेश्चन था ऑल फंक्शंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय सेम सेल ओनली, डिस्कस। तो यूनिसेल्युलर का मतलब ही है कि सिंगल सेल, तो सीधी सी बात है वो सिंगल सेल्ड बॉडी है, वो पूरा बॉडी ही सिंगल सेल है, तो सारा काम वही करेगा, कॉमन सेंस की बात है। अमीबा, यूग्लिना, ये सारे जो अमीबा पैरामीशियम, ये जो है अलग अलग आपको एग्जांपल्स बताने हैं और बताना है कि उनका जो भी काम है, ऑर्गेनिज्म का जो भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो सब लोग वही करते हैं। जैसे कि खाने को एनगल्फ करना, उसको खाना, फिर वॉकिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सब कुछ वही करता है क्योंकि वो एक ही सेल का पूरा बना है, राइट? तो वही पूरा काम करेगा। ओके, तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर आप फ्रेम कर सकते हो पॉइंट वाइज। जो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, पीडीएफ में अभी जैसे ये वीडियो खत्म हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, तो सभी लोग वो डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पॉइंट वाइज ये पूरा आंसर मिल जाए। मैं 10th में मेरा टॉपर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं अच्छे खासे मार्क्स, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। 80.30% था मेरा 10th में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन, और हाउ आर द हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन से अलग 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 आज हम इतना वेराइटी देखते हैं। तो आपको पूरा बात करना है जीन से रिलेटेड, कैसे पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होता है अलग अलग ऑफस्प्रिंग में, और कैसे वो जेनेटिक वेरिएशन आते जाता है, और हम सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर हैबिटेंट के बेसिस पे, लिविंग कंडीशन के बेसिस पे म्यूटेशन चेंजेस आने लग जाते हैं, वेरिड कैरेक्टरिस्टिक आने लग जाते हैं, और इसी को जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ये सारी बात आपको यहाँ पे लिखनी है पॉइंट वाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, एनी वन करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन। पहले आपको अलग अलग ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के बारे में आपको बताना था, वजाइना, ओवरीज, यूटेरस, सेमिनल वेसिकल्स, पेनिस एंड स्टिग्मा, इस सभी के बारे में आपको 3-3, 4-4 लाइनें लिखनी थी। उनके फंक्शंस के बारे में बात करना था कि कैसे वो क्या काम करते हैं बॉडी के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर था, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन एनर्जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी उन्होंने 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था। सबसे पहले तो बताना है कि ग्रीन एनर्जी होता क्या है, ग्रीन एनर्जी होता क्या है, ओके। एंड फिर आपको बताना है कि सेकंड क्वेश्चन था, एनर्जी रिसोर्सेस कैन बी कॉल्ड ग्रीन एनर्जी, कौन से रिसोर्सेस को हम ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं, और फिर आपको एग्जांपल्स देने थे अलग अलग सोर्सेस के। तो बहुत ही सिंपल सा अगेन आंसर था, पॉइंट वाइज इसको आंसर लिखना है। फाइनल आंसर था आपका ये 5 मार्क के लिए। सो अगेन आपको ये मैं पूरा आंसर प्रोवाइड कर दूंगा अभी लिंक में। आई होप आप सभी को मज़ा आया, आपने पेपर सॉल्व किया है, एंड थैंक यू सो मच एज यूजुअल, एंड कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, एंड पढ़ाई अब जोर में रखिए, चालू रखिए काफ़ी, बस कुछ ही समय बाकी है। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, थैंक यू 4000 टाइम्स। जल्दी 5000 होने वाले हम लोग, तो ये मुझे इमेज भी चेंज करना पड़ेगा, एंड लव यू ऑल एज ऑलवेज। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। बट आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई। येस, वेरी गुड, सोलार पावर, विंड एनर्जी, ये सारे आंसर्स है। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अभी जो मैं अपलोड करूंगा इसके अंदर, लिंक के अंदर, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। कल आगे का जो पेपर है वगैरह, कल लास्ट पेपर है मेरे ख्याल से। आज का पेपर हमारा क्या था, मैं खुद ही भूल गया, हिंदी था मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं भूल ही गया कौन सा पेपर अपलोड किया था मैंने। सो कल लास्ट पेपर है, ज्योमेट्री कल लास्ट पेपर है, इतना मुझे याद है। सो डिस्कशन हमारा तो चालू रहेगा, एंड और क्या कहना था, यस, ये जो गवर्नमेंट ने जो किया है क्वेश्चन बैंक का,
उसका भी मैं थोड़ा देखता हूँ, मुझे थोड़ा उसके बारे में देखना है कैसे उसको मैं आपको पहुँचा सकूँ और कैसे हेल्प कर सकूँ. So let's see that. Thank you so much everyone, and ending the stream now. Okay, bye, take care, good night.